मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तः कौमुदीयं विरच्यते। भवन्तः सर्वेपि जानन्ति एव वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः पाठः प्रचलति। तत्र भवतां समेषां स्वागतम्। एवञ्च ये शृण्वन्ति, ये च पश्यन्ति, ये च अनन्तरं पश्यन्ति, तेषां समेषां स्वागतम्। एवञ्च समूहस्य संस्थापकानामपि धन्यवादं विज्ञाप्य पुनः पाठं प्रति गच्छामः। तर्हि उपदेशे यजुर्नासिक इति सूत्रोपरि विचारः सञ्जातः। पुनः प्रत्याहारोचितां न ग्रहणम् अन्नासिक इत्यादि निर्देशाः। एतस्याः पङ्क्तेः किं तात्पर्यम्, अस्य अर्थः कः इति सर्वं विचारितं। सर्वोऽपि विचारः सञ्जातः। ततः सूत्रं वर्तते, किमस्ति? उकालो ह्रस्व दीर्घप्लुतः। सूत्रं किमस्ति? उकालो ह्रस्व दीर्घप्लुतः इति सूत्रं वर्तते। एतत् सूत्रं ह्रस्व दीर्घसंज्ञा ह्रस्व दीर्घप्लुत संज्ञा विधायकं सूत्रं वर्तते। एतत् कीदृशं सूत्रं वर्तते? ह्रस्व दीर्घप्लुत संज्ञा विधायकं सूत्रं वर्तते। सूत्रे अस्मिन् पदत्रयं वर्तते। सूत्रे अस्मिन् पदत्रयं वर्तते। उकालः इति समस्तं प्रथमान्तम्, अच् इति प्रथमान्तं, ह्रस्व दीर्घप्लुतः इति समस्तं प्रथमान्तम्। उकालः इत्यत्र तत्र सूत्रार्थज्ञाने एतद् बहु सहायकं भवति। सूत्रे कति पदानि भवन्ति, तत्र तावत् कुत्र समासः वर्तते, क्वच समासः नास्ति इति बहु सहायकं भवति। सूत्रार्थ में बहुत सहायक होता है कि उसमें कितने पद हैं, कौन कौन से हैं, वो उसमें क्या समास है इत्यादि जानना अति आवश्यक होता है। अतः सर्वप्रथम इतना तो जानना परम ही आवश्यक है। अतः उकालो ह्रस्व दीर्घप्लुतः इस सूत्र में क्या है? उकालः इति प्रथमान्तं समस्तं पदम्, अच् इति प्रथमान्तं, ह्रस्व दीर्घप्लुतः इति समस्तं प्रथमान्तं पदं वर्तते। पुनः उकालः इत्यत्र कः समासः, विग्रहः कः इति ज्ञानम् आवश्यकम्। अतः वदामि, उकालः इसमें क्या पद है, कौन सा इसका विग्रह क्या है, कौन सा समास है, ये भी जानना परम आवश्यक है। अतः उकालः का विग्रह क्या है? तो वह कालो यस् इति उकालः। क्या है? वह कालो यस् इति उकालः। यद्यपि इसकी वृत्ति में लिखा है वाम काल इव कालो यस, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? वाम काल इव कालो यस, ऐसा वहाँ लिखा हुआ है, लेकिन वो ठीक नहीं। देखिए, ऊ में क्या है? 3 ऊ हैं। कितने उकार हैं? 3 उकार हैं। ऊ 3। प्रथम एकमात्रिक, दूसरा द्विमात्रिक, तीसरा त्रिमात्रिक क्रमेण। लोक व्यवहारात् ज्ञायते तत्तु प्रथमं किं भवति? एकमात्रिक, अनन्तरं द्वितीयमात्रिकम्, अनन्तरं च तृतीयमात्रिकम्।
इति धिया उ इत्यत्र किम् अस्ति त्रयः उकाराः अत्र सन्ति एकमात्रिक उकारः द्विमात्रिक उकारः त्रिमात्रिक उकारश्च। तो एक मात्रिक द्विमात्रिक दीर्घ हो गया, फिर मिल गया तीसरे प्लुत उकार के साथ जिससे क्या हो गया त्रिमात्रिक उकार के साथ जिसे ऊ रहा, उसी का जस का रूप है वह। तो वह कालो, तो ऊ शब्द का जस का बहुवचन का रूप है प्रथमागे बहुवचन का वह। तो वह कालो यस्य ऐसा विग्रह करना है। क्या करना है? वह कालो यस्य ऐसा। क्या नहीं करना है? वाम कालो ऐसा विग्रह नहीं करना है। वाम कालो यस्य, वह कालो यस्य में क्या हुई है? बहुव्रीहि समास हुआ। क्या हुआ? उकाला में वाम वह कालो यस्य अथवा वह काल इव कालो यस्य इति उकाला। यहाँ क्या हुआ है? बहुव्रीहि समास हुआ। तो वह कालो यस्य यहाँ पर बहुव्रीहि समास हुआ। इस विग्रह में क्या हुआ? बहुव्रीहि समास हुआ। अब देखिए इसका वह कालो यस्य ये विग्रह करना ठीक है कि वाम कालो यस्य ऐसा विग्रह करना ठीक है। तो कहा नास्ति वह कालो यस्य इति एतादृशः विग्रहः एव उचितः वर्तते, न तु वाम कालो यस्य इति एतादृशः विग्रहः उचितः नास्ति। किमर्थम् इति चेत् वदामि, तत्र बहुव्रीहि समासः वर्तते। बहुव्रीहि समास, अब देखिए बहुव्रीहि समास जो होता है वो कहाँ होता है? तो प्रथमान्तानां समानाधिकरणानां च बहुव्रीहि समासः भवति। क्व भवति बहुव्रीहि समासः? प्रथमान्तानां समानाधिकरणानां च बहुव्रीहि समासः भवति। प्रथमांतों का और समानाधिकरणों में ही क्या होता है? जहाँ समानाधिकरण रहता है, समानाधिकरण होता है, वहीं पर क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो प्रथमांतानां समानाधिकरणानां च बहुव्रीहि समासः भवति। प्रथमांतों का और समानाधिकरण ये बहुव्रीहि समास होता है। तो देखिए वह ये भी प्रथमांत है, अकाला है ये भी प्रथमांत है, इसलिए क्या है? प्रथमांत है इसलिए समास हो जाएगा। यदि आप विग्रह कर देंगे वाम कालो यस्य, तो वाम क्या हो जाएगा? ये षष्ठ्यंत हो जाएगा और काला क्या होगा? प्रथमांत रहेगा। तो एक षष्ठ्यंत है, एक क्या है? प्रथमांत है। तो प्रथमांत रहे। अब बहुव्रीहि समास किसका होता है? प्रथमांतों के ही बहुव्रीहि समास होता है। ये तो प्रथमांत नहीं रह गए, इसलिए बहुव्रीहि समास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अतः क्या नहीं कर सकते? प्रथमांत वाम कालो यस्य विग्रह, वाम कालो यस्य विग्रह करना ठीक नहीं। वाम कालो यस्य इति विग्रहः नोचितः, अपितु वह कालो यस्य यही विग्रह। अब देखिए एक बात और हमने बताया था कि बहुव्रीहि समास अभी बताया कि बहुव्रीहि समास क्या होती है? प्रथमांतानां और समानाधिकरणानां च बहुव्रीहि समासः भवति। क्या? प्रथमांतानां समानाधिकरणानां च बहुव्रीहि समासः भवति। प्रथमांतों का और समानाधिकरण में ही क्या होती है? बहुव्रीहि समास होती है। तो वह कालो यस्य इस विग्रह में क्या? वह कालो यस्य इस विग्रह में वह ये प्रथमांत तो हो गया, काला ये भी प्रथमांत हो गया, लेकिन क्या नहीं है? समानाधिकरण भी तो होना चाहिए, तभी क्या होगी? बहुव्रीहि समासः भविष्यति। यदि समानाधिकरणा भविष्यति तदैव बहुव्रीहि समासो भविष्यति, किंतु अधुना तु समानाधिकरणः अस्ति नास्ति वा इति विचारः क्रियते। समानाधिकरण है कि नहीं है? वह का माने ऊकारों का जो तीन एक मात्रिक द्विमात्रिक त्रिमात्रिक जो ऊ हैं उनका काल के साथ समानाधिकरणेन अन्वय हो रहा कि नहीं? समानाधिकरण है कि नहीं? है कि नहीं? तो देखिए समानाधिकरण नहीं है। क्या है? समानाधिकरण नहीं है। समानाधिकरणं नास्ति अत्र। कथं नास्ति? कथं नास्ति इति चेत् वदामि। वह माने उ, वह माने उ,
एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक ऊकार है कि नहीं। और काला अग्रिम पद क्या है? काला है, काल है, समय का वाचक शब्द है काल, है कि नहीं। वह तो क्या है? ऊकार का वाचक शब्द है। काल किसका वाचक है? समय का वाचक है। कालो समय है कि नहीं। अतः काल जो है समय का वाचक है। अब देखिए ऊ का जो तीन ऊ हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक जो ऊकार हैं, उनका काल के साथ सामानाधिकरणेन अभेदेन अन्वयः नास्ति। सामानाधिकरणेन अभेदेन अन्वयः न वर्तते, क्योंकि ऊकार का काल के साथ अभेदेन अन्वय नहीं है, सामानाधिकरणेन अन्वय नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए एक ऊ क्या है? वर्ण है। काल क्या है? समय है, वो अधिकरण होता है। जन्यानम जनकः कालः जगताम आश्रयो मतः। तो जगत का आश्रय, तो काल क्या है? अधिकरण है। काल क्या है? अधिकरण है। जन्यानाम जनकः कालः जगताम आश्रयो मतः। अतः काल तो क्या है? अधिकरण है। अतः ऊकार रूप काल संभव नहीं, ऊकार रूप काल नहीं हो सकता है। अतः वर्ण रूप काल नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या नहीं हो सकता? ऊकार का काल में अभेदेन सामानाधिकरणेन अन्वय नहीं हो सकता। आधाराधेय भाव संबंध से अन्वय हो सकता है, भेद संबंध से अन्वय हो सकता है, व्यधिकरण संबंध से अन्वय हो जाएगा, लेकिन अभेद संबंध से सामानाधिकरणेन, है कि नहीं, अन्वयः न भविष्यति न भवितुम् अर्हति। योग्यता एव नास्ति तथा युक्तैव नास्ति भो तर्हि अत्र सामानाधिकरण्यं नास्ति, समानाधिकरण नास्ति। प्रथमान्तत्वं तु अस्ति, भवद्भिः प्रतिपादितं वह कालो यस्य इति विग्रहं कृत्वा समानाधिकरण वर्तते इति तु प्रतिपादितं वर्तते, किन्तु किं नास्ति? सामानाधिकरण्यं नास्ति, समानाधिकरण नास्ति। यतो सामानाधिकरणेन ऊकारस्य कालेन साकम् अन्वयः नास्ति। सामानाधिकरणेन अभेद संबंधेन अन्वयः नास्ति, अपितु तथा योग्यतैव नास्ति। किमर्थम् अन्वयः नास्ति? यतो हि तथा योग्यता नास्ति, है कि नहीं, उस तरह की योग्यता नहीं। पुत्र का कोई कहे कि पिता में हम जन्यत्वेन अन्वय कर दें, पुत्र जन्य पिता, तो ऐसा अन्वय कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तथा योग्यता नास्ति, है कि नहीं। अतः यहाँ पर भी क्या है? ऊ का काल के साथ सामानाधिकरणेन अभेद संबंधेन अन्वयः नैव कर्तुं शक्यते। सामानाधिकरणेन अभेद संबंध से अन्वय नहीं कर सकते, जिसके कारण यहाँ क्या नहीं है? समानाधिकरण नहीं। प्रथमांत तो है लेकिन समानाधिकरण नहीं है, जिसके कारण क्या नहीं हो पाएगा? बहुव्रीहि समास दुर्लभ है। आप कैसे बहुव्रीहि समास कर दे रहे हो? वह कालो यस्य, इस विग्रह, ऐसा विग्रह करके आप बहुव्रीहि समास कैसे कर दे रहे हो? कश्चित पृच्छत, किसी ने पूछा तो उसका उत्तर देना है कि भैया अब हमको बनाना है सामानाधिकरण, क्योंकि बहुव्रीहि समास हुआ है तो हम सामान्य। एक बार आज जाने रहिए कि यद्यपि वाम कालो यस्य ऐसा विग्रह है तो हो सकता, माने कहीं कहीं व्यधिकरण भी बहुव्रीहि, प्रथमांतों का भी बहुव्रीहि होता है। ये तो सिद्धांत प्रथमांतों का ही बहुव्रीहि है। कहीं कहीं व्यधिकरण का भी बहुव्रीहि होता है। कंठे काला इत्यादि स्थल, कहाँ? कंठे काला इत्यादि स्थल में व्यधिकरण में भी बहुव्रीहि देखा जाता है, लेकिन वो सप्तमी विशेषण बहुव्रीहि हो इति ज्ञापकादेव किं भवति? क्वचित् व्यधिकरणानामपि बहुव्रीहि भवति। अतः ज्ञापकात् बहुव्रीहि ज्ञापकात् व्यधिकरणानां बहुव्रीहि भवति। अज्ञापकं ज्ञापकं सार्वत्रिकं न भवति। ज्ञापक सिद्धं न सार्वत्रिकं, लेकिन ज्ञापक सिद्धं न सार्वत्रिकं भवति इति धिया सार्वत्रिक तथा नास्ति, है कि नहीं। यत्र सिद्ध प्रयोगः भवति, आचार्योक्तः प्रयोगः भवति, प्रामाणिकः प्रयोगः भवति, तत्रैव किं करणीयं? सप्तमी माने व्यधिकरण बहुव्रीहि करणीयम्। अन्यथा किं करणीयं? सर्वत्रैव
समानाधिकरणानां प्रथमान्तानां च बहुव्रीहि समासः करणीयः ज्ञातः न वा। तर्हि अतः अत्र वः कालो यस्य इत्येव विग्रहः उचितः न तु वाम कालो यस्य इति विग्रहः उचितः। तस्मात् अत्र समासः भवति, एवं रीत्या समासः करणीयः। पुनः अत्र समानाधिकरणं नास्ति तर्हि कथम् अत्र बहुव्रीहि समासः भवति इति चेत् उच्यते अत्र समानाधिकरणं वर्तते। कथम् इति चेत् वदामि, वः इति वर्णः वर्तते, काल इति भवद्भिः उक्तं, काल इति किम् अस्ति, अधिकरणं वर्तते। अतः उ इत्यस्य किं नास्ति, कालेन साकं समानाधिकरणेन अभेद संबंधेन अन्वयः नास्ति, है कि नहीं। उ का काल के साथ समानाधिकरणेन अभेद संबंधेन अन्वय ना होने के कारण समानाधिकरण नहीं है, जिससे बहुव्रीहि समास नहीं हो पाएगा, ऐसा आपका कहना है। तो उत्तरम ददामि अधुना कि नास्ति, उत्तर दे रहे हैं कि नहीं भाई समानाधिकरण है। यहाँ हम क्या करेंगे, ऊ का अर्थ करेंगे कुछ लक्षणया, ऊ का अर्थ केवल उकार नहीं लेंगे अपितु उसका सोच्चारणाधिकरण काल सदृश में लक्षणा कर देंगे। ऊ की कहाँ लक्षणा करेंगे, सोच्चारणाधिकरण काल सदृश में लक्षणा कर देंगे। ऊपदस्य सोच्चारणाधिकरण काल सदृशे लक्षणा क्रियते, ऊपद की सोच्चारणाधिकरण काल सदृश में लक्षणा कर देंगे, जिससे अब ऊ का अर्थ क्या हो जाएगा, क्योंकि अन्वय अनुपन्न वर्तते, क्योंकि यहाँ ऊ का और काल के साथ अन्वय समानाधिकरण अन्वय नहीं हो पा रहा, अतः अन्वय क्या हुआ, अनुपन्न हुआ। अन्वय अनुपत्तौ च लक्षणा भवति, और अन्वय अनुपत्ति में क्या होती है, लक्षणा भवति। अतः यहाँ क्या होगी, ऊपद की कहाँ लक्षणा कर देंगे, सोच्चारणाधिकरण काल सदृश, माने ऊकारोच्चारणाधिकरण काल सदृश में किसकी लक्षणा कर देंगे, ऊपद की लक्षणा कर देंगे, जिससे ऊ का अर्थ क्या हो जाएगा, ऊकारोच्चारणाधिकरण काल सदृश, ये ऊ का अर्थ हो गया, है कि नहीं। वह पदोपस्थाप्य अर्थः कहा भवति अधुना, ऊकारोच्चारणाधिकरण काल सदृशः इति वह पदोपस्थाप्यः अर्थः भवति। ऊ पदोपस्थाप्य अर्थ हुआ ऊकारोच्चारणाधिकरण काल सदृश। आप देखिए, इस ऊकारोच्चारणाधिकरण काल सदृश का अभेदेन काल में अन्वय हो जाएगा, अर्थात ऊकारो वह कालो यस्य, इसका अर्थ होगा ऊकारोच्चारणाधिकरण काल सदृशा भिन्न काल यस्य अचः सा अच क्रमेण रस दीर्घ प्लुत संज्ञ को भवतु, ऐसा अर्थ हो जाएगा। समझे कि इस सूत्र का भी अर्थ यही है, ऊकारोच्चारणाधिकरण काल सदृशा भिन्न कालः यस्य अचः सा अच क्रमेण रहस्य दीर्घ प्लुत संज्ञ को भवतु इति रीत्या एतादृशः अर्थः एव सूत्रस्य भवति, है कि नहीं। क्योंकि ऊकार का अर्थ हो गया ऊकारोच्चारणाधिकरण काल सदृश, उसका अभेदेन काल में अन्वय हो जाएगा, जिससे क्या अर्थ हो जाएगा, ऊकारोच्चारणाधिकरण काल सदृशा भिन्न कालः यस्य अचः सा अच क्रमेण रहस्य दीर्घ प्लुत संज्ञ को भवति। तरह इसका और आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, सुस्पष्ट करना हो, यही सूत्र का अर्थ है, यही सूत्र का अर्थ। तो बताए ना कि सूत्र का अर्थ यदि जानना है तो समझना है, तो पहले आपको उसमें विग्रह, साथ में उसका समास, कौन सा समास, कैसे समास, ये सब क्या होना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। यदा एतत् सर्वं भवन्तः जानन्ति तदैव सूत्रस्य अर्थः कः, सूत्रस्य कुत्र स्वारस्यं वर्तते, सूत्रस्य तात्पर्यं किं, कथञ्च सूत्रस्य वृत्तिः लिखिता इति सर्वम् अवगन्तुं शक्नुवन्ति, अन्यथा सूत्रार्थबोधः कथमपि न सम्भवति। रटनमन्तरः। तर्हि भवन्तः तु सर्वे विद्वांसः सन्ति, सर्वं जानन्ति, अवगच्छन्ति, बुध्यन्ति, अतः किमस्ति अधुना सूत्रस्य अर्थः।
यदि किंचित और भी इसको बृहद कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो थोड़ा सा, कि उकार माने क्या, एक मात्रिक द्विमात्रिक, उसको बोल दीजिए इस तरह की, एक मात्रिक उकारोच्चारणाधिकरण काल सदृशा भिन्ना काला यस्य अचः सा अच ह्रस्व संज्ञा को भवतु। फिर इसी तरह दूसरा वाला लगा के बोल दीजिए कि द्विमात्रिक उकारोच्चारणाधिकरण सदृशा भिन्ना कालः यस्य अचः सा अच दीर्घ संज्ञा को भवतु। फिर इसी तरह बोल दीजिए त्रिमात्रिक उकारोच्चारणाधिकरण काल सदृशा भिन्ना काला यस्य अचः सा अच प्लुत संज्ञा को भवतु। इस तरह से उसको सुस्पष्ट हो जाएगा। माने एक मात्रिक उकार के, इसका सामान्य अर्थ क्या हुआ कि एक मात्रिक उकार के उच्चारणाधिकरण काल के समान उच्चारण काल है जिस अच का, उस अच की क्या होता है, रस संज्ञा होती है। माने जितना उच्चारण काल एक मात्रिक उकार को करने में लगता है, उतने उच्चारण काल जिस अच में लगता हो, जिस अच को उच्चारण करने में उतना ही काल लगता हो, उस अच को क्या होगी, वह अच क्या कहलाएगा, रस कहलाएगा। उस अच की क्या संज्ञा होगी, रस संज्ञा होगी। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका अर्थ कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। पुनः ये तो समास के बारे में हो गया कि उकाला हमें कौन सा समास हुआ, बहुव्रीहि समास है, कैसे है, कैसे यहाँ समान अधिकरण है, बहुव्रीहि समास कहाँ होती है, ये जानना अति आवश्यक है। यदि एक बारम अवगमनम भवति तदा बारम बारम एवं तस्य स्मरणम भवति, कुत्रापि आगच्छति चेत् बोधः भवति। अस्तु तर्हि अधुना ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इति भिन्नं वर्तते। ह्रस्व दीर्घ प्लुतः अत्र भिन्नं पदं समस्तं पदं वर्तते अन्तिमं, तत्र कः समासः। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः इसमें समास है, कौन सा समास है? तो देखिए, यदि इतरेतर योगदंत करते हैं, इतरेतर योगदंत समासः कश्चित् वदति इतरेतर योगदंत समासः वर्तते, तर्हि पृच्छति विग्राहकः तर्हि ह्रस्वस्य दीर्घस्य प्लुतश्च इति ह्रस्व दीर्घ प्लुतः भविष्यति। क्योंकि इतरेतर योगदंत में क्या होता है, अवयव उद्भूत होते हैं, समुदाय तिरोहित होता है, और अवयवगत संख्या होती है तो अवयव बहुत होते हैं, इसलिए बहुवचन होगी। अवयव अगर दो हुए तो दो वचन होता है, जैसे रामस्य कृष्णस्य रामकृष्ण, है कि नहीं, और रामस्य कृष्णस्य श्यामस्य रामकृष्ण श्यामा, है कि नहीं, क्योंकि राम कृष्ण श्याम कितने हैं, एक ठो है कि दो ठो के, बहुत हैं, बहुत हैं, इसलिए बहुवचन आ जाता है, जिससे क्या बनता है, राम कृष्ण श्यामा, है कि नहीं। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, ह्रस्वस्य दीर्घस्य प्लुतश्च, यहाँ क्या है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत कितने हैं, तीन है, इसलिए क्या वचन आएगा, बहुवचन आएगा, जिससे क्या हो जाएगा, ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, ऐसा बनना चाहिए। लेकिन पाणिनि जी ने ऐसा सूत्र बनाया है, नहीं बनाया। पाणिनि जी ने सूत्र बनाया ह्रस्व दीर्घ प्लुतः, एक वचन किया। इसका मतलब इतरेतर योगदंत समास। तो पूछा कौन सा समास, तो कहा समारद्वंद समास। का अच्छा, समारद्वंद में है कि क्या होता है, एक वचन होता है और नपुंसकलिंग होता है। समारद्वंद में क्या होता है, एक वचन होता है और नपुंसकलिंग होता है। क्यों? क्योंकि समाहार द्वंद्व में समूह ही प्रधान होता है, और समाहार नपुंसक से नपुंसकलिंग हो जाता है, एक वचन होता है नपुंसकलिंग हो जाता है, जिससे ये सिद्ध होता है, लेकिन क्योंकि समाहार नपुंसकम से नपुंसकलिंग हो जाता है, और समूह चूंकि एक होता है इसलिए एक वचन आता है, न कि बहुवचन और द्विवचन नहीं आते, समझे कि नहीं। तो इस तरह से क्या हुआ, समाहार द्वंद यदि समास करते हो तो क्या विग्रह होगा, ह्रस्वस्य दीर्घस्य प्लुतश्च तेषां समाहार ह्रस्व दीर्घ प्लुतम, ऐसा बनने लगेगा। क्या बनने लगेगा, ह्रस्व दीर्घ प्लुतम। तो पाणिनि जी ने ऐसा भी सूत्र नहीं बनाया। तो न पाणिनि जी ने क्या बनाया, ह्रस्व दीर्घ प्लुता बनाया, न पाणिनि जी ने क्या बनाया, ह्रस्व दीर्घ प्लुतम बनाया। तस्मात् न इतरेतर योगदंत समास है, न ही समाहार द्वंद्व समास। तस्मात् समासः कहा। तो पूछा कि भैया जिज्ञासा तो हमारी जैसी की थी वैसी रह गई, जिज्ञासा यथा आसीत् तथैव अधुना तिष्ठति, तस्य निराकरणं नैव जातम्, लेकिन तस्य निराकरणं नैव जातम्। कः समासः वर्तते इति जिज्ञासा, मदीया जिज्ञासा तदवस्थैव वर्तते, लेकिन एतस्याः जिज्ञासायाः निराकरणं निवृत्तिः नैव संजाता, लेकिन तस्मात् अस्याः जिज्ञासायाः अवश्यमेव निराकरणं करणीयम्। तर्हि
ग्रंथकारः करोति, ग्रंथकार करते हैं। इसमें सिद्धांत यही है कि इसमें समाहार द्वंद्व समास होता है। अब वो और भी है लंबा चौड़ा, तो आज नहीं, अब कल फिर बताएंगे। धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। कहते हैं जो धीरे धीरे पढ़ता हो जल्दी से विद्वान बनता है, और जो जल्दी ज़्यादा पढ़ता हो कम दिनों ज़्यादा दिन उसको लग जाता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, प्रयासः भविष्यति प्रतिदिनं स्यात्। आप लोग भी, सभी लोग समय से आइए। भवन्तः अपि विलम्बेन आगच्छन्ति, अनन्तरं पश्यन्ति बहवः, अत्र आगन्तव्यं। पश्यन्तु, यतोहि यदा पठनसमये उपस्थिताः भवन्ति तेषां यथा बोधः भवति तेषाम् अनन्तरं ये पश्यन्ति तेषां बोधः तथा न भविष्यति। अतः समयेपि पाठसमये आगच्छेयुः तदा। अस्तु, विलम्बेन आगच्छन्ति। अस्तु, एतावदेव अद्य उक्तः। अहं विरमामि, पुनः श्वः भविष्यति। हरि ओं, सर्वेभ्यो नमो नमः। जय श्री राम।